नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दिल्ली और इस्लामाबाद की दूरी के बीच पठानकोट आकर खड़ा हो गया है। आने वाले वक्त में पठानकोट की दिशा क्या होगी, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पूरा समूह है। लेकिन उससे पहले ये कि चीफ का क्या कहना है, क्योंकि उन्होंने कुछ इशारों में इस बात का जिक्र भी किया कि जो सबूत मिले हैं और जो सबूत की दिशा है वो पाकिस्तान को सौंपे जाएंगे। और उसके बाद इस बात के संकेत है जिसका जिक्र कुछ देर पहले अजीत डोभाल के जरिए, सूत्रों के जरिए निकल कर आया कि पाकिस्तान कार्रवाई करे तो होगी बात। लेकिन पहले सुनिए एनआईए के चीफ का क्या कहना है। पठानकोट एयरबेस में हुए आतंकी हमले को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनआईए के डीजी शरद कुमार। एनआईए अब इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है। एनआईए ने 3 एफआईआर दर्ज की हैं और इन एफआईआर में क्या है पूरा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, एफआईआर जो आपने दर्ज किया है, इंपॉर्टेंट एफआईआर हैं, 3 एफआईआर दर्ज किया है, क्या खुलासा करते हैं? 3 एफआईआर दर्ज की है। कल पहली एफआईआर जो है इनोवा का टैक्सी ड्राइवर था उसके मर्डर के बारे में, दूसरी एफआईआर जो है एसपी के एब्डक्शन के बारे में, और तीसरी एफआईआर जो एयरबेस पे अटैक किया है उसके विषय में है। पाकिस्तान के रोल के बारे में आ रही है, जो इंटरसेप्ट हुए हैं, जो बातचीत हुई है। एक आतंकी अपने हैंडलर से बात कर रहा था, अपनी मां से बात कर रहा था, तो इस तरीके के इंटरसेप्ट आप किस तरीके से देखते हैं और क्या इंडिकेशन देता है? इंडिकेशन ये देता है पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल्स पाकिस्तान नंबरों को की गई हैं। ये भी जानकारी है कि एक हैंडलर अपनी मां से बात कर रहा था। ये हमारे पास इस समय इंटरसेप्ट है नहीं, वो आएगा तो बताएंगे आपको। एक हैंडलर और आतंकी के बारे में जो बातचीत हुई है वो भी ये खुलासा करता है कि अलग अलग 4 फ़ोन कॉल्स हुई हैं, तो वो किस तरीके से आप लोग इसके? अभी हम लोग कॉल एनालिसिस कर रहे हैं। इस समय प्रीमेच्योर है कहना कि किसने किससे बात की एंड ऑल दैट। जो वहाँ पर घटना स्थल पर आतंकवादियों के पास से सामान मिली है उससे इस बात का खुलासा हो रहा है कि जैश ए मोहम्मद का हाथ है, तो इसकी ओर आप लोग किस तरीके से एविडेंस देखते हैं? इनिशियल पॉइंटर्स कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद का हाथ है, बट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब एविडेंस आएगा उसी समय पता लग पाएगा कि कौन सा ग्रुप है बिहाइंड इसके। सस्पिशन के तौर पर एसपी जो है वो, इसके अलावा जो उनके साथ और गाड़ी में मौजूद थे, एसपी के बयान भी अलग अलग तरीके के आ रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से, क्या आई विटनेस के तौर पर इस्तेमाल करेंगे या फिर उनसे पूछताछ होगी? ये एसपी से पूछताछ होगी। उनके सहयोगी जो साथ में गाड़ी में थे, उनका जो कुक था, उनके फ्रेंड थे, सबसे बातचीत होगी, उसके बाद ही एक फैसला किया जाएगा। तो एनआईए डीजी का निश्चित तौर पर यह कहना है कि एनआईए की जांच पर भरोसा किया जाए। पाकिस्तान का हाथ शुरुआती दौर में मिल रहा है और एसपी और जो दूसरे लोग हैं उनसे भी पूछताछ होगी। पूछताछ में जो भी खुलासे होंगे उसके आधार पर जो एनआईए है वो आगे बढ़ेगी। दिल्ली से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। ये एक संकेत है और संकेत की दिशा में लेकर भारत सरकार का रुख अब क्या होगा। हमारे साथ मेहमानों की फहरिस्त में कांग्रेस और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दूसरी तरफ संजय निरुपम बैठे हुए हैं जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। और उसके अलावे हमारे साथ वैसे लोगों की टीम है जो अपने अपने दौर में भारत सरकार की विदेश नीति, रक्षा नीति और कहीं ना कहीं राज्यों में भी जो सुरक्षा बंदोबस्त होते हैं उसके मद्देनजर अहम पदों पर रहे हुए हैं। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं जी पारसारथी साहब से। पारसारथी साहब, 19 महीने में पहली बार इस सरकार को महसूस हुआ कि जो पुराने डिप्लोमेट्स हैं उनको बुलाया जाए, बातचीत की जाए। संकट की घड़ी है या उलझी हुई स्थिति है सरकार के सामने? आप भी चूंकि उसमें शरीक हुए थे। देखिए, जो आप विदेश मंत्री के जो बैठक जो बुलाया उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, वो बैठक का तय किया गया इस हमले से पहले, तो किसी संकट से वो जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन सरकार सलाह देख रही थी, मांग रही थी कि जो प्रधानमंत्री का दौरा रहा लाहौर का, उसके बाद आगे कैसे ले जाएं। लेकिन बीच में ये संकट आ गया जब से उन्होंने हमें बुलाया, जब से ये बैठक बुलाया गया और जब से बैठक हुआ। तो ये कहना कि वो जुड़ा हुआ था किसी एक संकट से, मैं समझता हूँ वो गलत होगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर जुड़ा हुआ था? ज़रूर, पाकिस्तान के साथ संबंधों के लिए ज़रूर जुड़ा हुआ था। एक उलझन है सरकार में? मैं उलझन तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी बात है कि सलाह मशवरा कर रहे हैं सबसे। क्योंकि आप उस दौर में भी स्थिति देख चुके हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी ने आर पार की लड़ाई का जिक्र किया था। मनमोहन सिंह ने एक वक्त कहा था कि हम कैंप पे हमला कर देंगे, और प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कहते थे कि जिस तरीके से हमला होगा।
सरकार में आने के बाद पाकिस्तान को टैकल करना और सरकार में ना रहते हुए टैकल करना, एज ए डिप्लोमेट आपके जहन में भी कुछ सवाल रहते हैं? ये मुश्किल होती है सरकारों में? नहीं, जब आप सरकार के बाहर रहते हैं तो राष्ट्र के प्रति उस तरह की जिम्मेवारियां नहीं होती हैं जो आप सामना करते हैं जब आप सरकार में होते हैं। तो स्वाभाविक है, तो उन दोनों के बीच कुछ मतभेद तो होगा ही। केसी सिंह साहब, अब स्थिति कई कदम आगे बढ़ चुकी है। चूंकि एनआईए की चीफ की जो हम लोग जानकारी भी सुन रहे थे उसमें सीधे नाम पाकिस्तान का भी लिया गया। मुश्किल क्या होगी अब आने वाले वक्त में, क्योंकि फॉरेन सेक्रेटरी मिले चाहे एनआईए मिले, बातचीत की जमीन क्या होगी? मैं समझता हूँ मुश्किल कुछ नहीं, थोड़ी गवर्नमेंट सरकार ने जो थोड़ी सी हड़कड़ाहट दिखाई है उससे लगा है कि इनके पास प्लान बी नहीं था। प्लान ए था, प्लान बी नहीं था। जैसे इनको भी बुला के बातचीत की, पाकिस्तान को अगर इस लेवल पे जाके लाहौर में जाके आपने वो बात करनी थी तो आपके पास पहले अंदाज़ा होना चाहिए था। अगर गाड़ी लाइन पे चलेगी फिर ये प्लान है, लाइन से उतरेगी, क्योंकि तकरीबन सब जो हम कमेंट करने वाले हैं उन्होंने कहा था कि आपके वहाँ जाने के बाद जो पाकिस्तान में शक्तियाँ हैं जो दोस्ती नहीं चाहती वो कोई कदम उठाएंगी, चाहे तो फौज हो या फौज के साथ मिले हुए लोग हों। लेकिन 2-3 दिन में जिसमें सरकार से कोई एकदम नीति नहीं आई, मैं समझता हूँ नीति तो बड़ी सीधी थी। सरकार खुद कहती आ रही है कि हम आतंकवाद को मद्देनज़र रख रहे हैं। एनएसए का डायलॉग एक ट्रैक है, फॉरेन सेक्रेटरी के साथ डायलॉग दूसरा ट्रैक है। अगर मैं उस टाइम एडवाइस कर रहा होता तो उस टाइम कहते कि हम एकदम यह कहना चाहिए था कि अब एफएसएस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। अब क्योंकि आतंकवाद हो गया, पहले हम देखेंगे कि ये आतंकवाद पाकिस्तान की किसी शक्ति से जुड़ा हुआ है या ये वैसे ही है। अगर जुड़ा हुआ है तो एनएसएस की मीटिंग पहले होगी। हम पहले ये देखेंगे जो आपने विश्वास हमें दिलवाया है कि आप आतंकवाद में हमारी मदद करेंगे और रोकेंगे, पहले ये सामने आ गया ये मुद्दा। सो इसलिए जो एनएसए की मीटिंग बाद में होनी थी वो कह देते ये पहले होगी। और जब हमें आप विश्वास देंगे कि आप इसके पक्ष में नहीं है कि फॉरेन सेक्रेटरीज की मुलाकात भी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आतंकवाद आगे आ गया तो उसका आपने एक ट्रैक बना ली है एनएसएस की। एनएसएस का ये कहा गया है कि वो आतंकवाद के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपना एक जर्नैल उधर से खड़ा कर दिया जो कि क्वेटा में कोर कमांडर थे, तो पूछे उनसे, वो फौज की भी नीति जानते हैं, वो सरकार की भी नीति जानते हैं, तो उनको जो आपके पास प्रूफ है आप कहिए। मैं ये नहीं कहता, आप कह रहे हैं, मैं ये नहीं एक बात बताइए, आपने कहा प्लान ए था प्लान बी नहीं था। प्लान बी होता तो ये चीज एकदम। सर किस गवर्नमेंट के पास प्लान बी रहा है? नहीं, प्लान बी पार्लियामेंट पे हमले के बाद से अगर देखिए तो किस गवर्नमेंट के पास नहीं, तो इसका मतलब आप पहली सरकारों से नहीं सीखते कुछ। अगर आपने पीछे जो बीती है उससे कुछ सीखना है। ना कांग्रेस ने सीखा एनडीए से, ना दोबारा एनडीए ने एनडीए से सीखा, यूपीए से सीखा। प्लान बी लेके चलना चाहिए पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, किसी के साथ भी। और कोई लेकर क्यों नहीं चल पाया आज तक? अब ये मेरे को नहीं पता, ये तो सरकार बताएगी। यहाँ पे स्नाजी है, ये बताएंगे। नहीं, मैं ये बड़ा महत्वपूर्ण जिक्र है, किसी पहले सरकार के पास पहले दिन देखो इनके पास ऑलरेडी इनकी प्लान साफ थी कि एनएसएस बात करेंगे आतंकवाद पे। जब ये मुद्दा हो गया, जब आतंकवाद हमला हो गया, एकदम कहना चाहिए था देखिए अब फॉरेन सेक्रेटरियों के मिलने की कोई इस समय मतलब नहीं है। हम ये नहीं कहते नहीं मिलेंगे, उसको हम स्थगित करते हैं, पोस्टपोन करते हैं, लेकिन पहले एनएसएस आपस में बात करें और इस बात को सुलझाएं कि ये हमें लगता है पाकिस्तान से आया है। हम इसके जरा इमोशंस को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी साहब हमारे पास हैं। एयरबेस पे हमला एक लिहाज से मैसेज देश के भीतर यह है कि जो दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए एयरबेस मौजूद है, वहीं पर टेररिज्म आकर खड़ा हो गया और वहीं पे हमें परेशानी आ गई। देश लगा 2 दिन 3 दिन तक बंधक बना हुआ है आतंक के वैचारिक तौर पर। क्या ये मैसेज सेना के भीतर धीरे धीरे आने लगा है, जिस बात का जिक्र कर गए कि प्लान ए तो आपके पास रहता है, प्लान बी कभी नहीं रहता है? जी नहीं, सेना ऐसे नहीं सोचती। देखिए ये तो है एक्सपर्ट डिप्लोमेट्स के, ये मैं नहीं कहता हूं कि सेना। सर जरा सर हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। त्यागी साहब चूंकि इस बात का जिक्र हो रहा था और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया कि बहुत व्यापक है एयरबेस, बहुत जटिल है, लगभग 18 किलोमीटर है जितना हम भी समझ पाए हैं। 24 किलोमीटर, 24.7 रक्षा मंत्री कह रहे थे, वो तो दीवार है, मतलब सरकमफ्रेंस है। और उसका जो एरिया है, क्षेत्रफल जो कहते हैं, वो 35 किलोमीटर के। लेकिन जो सवाल जर्नलिस्टों के पूछे जा रहे थे उसका मर्म एक ही था कि एयरबेस पे हमला हुआ है, मिलिट्री की मौजूदगी होती है पूरे कैंटोनमेंट में। सिर्फ सेना और पठानकोट का नाम आज से नहीं है, विभाजन के बाद से नाम है इसका। बावजूद इसके यहाँ से
एनएसजी भेजी गई, दिल्ली से मॉनिटरिंग हो रही थी लगातार, वहां पर 24 से 36 घंटे पहले इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, जो भी टेररिस्ट घुसे उनको लेकर इंफॉर्मेशन थी, आईबी के लीड आउट्स थे, और उसमें उन्होंने कहा भी, रक्षा मंत्री ने, कुछ गैप्स उन्हें नजर आते हैं। लेकिन सवाल घूम के वही आ रहा है कि अगर देश के एयरबेस पे हमला हो रहा है और गैप्स भी नजर आ रहे हैं, तो क्या वाकई तालमेल की कमी है? ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करने में कोई कमजोरी है, या ऑपरेशन से पहले की स्थिति जिसका जिक्र बार बार होता है कि एनसीटीसी को लेकर इसीलिए शायद चीजें उलझ गई थी, स्टेट कुछ कह रहे थे, सेंटर कुछ कह रहा था, टेररिज्म को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। चूंकि यूपी और पंजाब के दोनों बैठे, हम जरूर इस बात का भी जिक्र करने वाले हैं कि टेररिज्म से लड़ने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट के पास होता है नहीं था। मुश्किल क्या रही, और इस मुश्किल के आगे का रास्ता अब कहाँ जा रहा है? देखिए, मुश्किलें तो रही हैं। मेरा अपना विचार है कि एक जो नज़र आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो ये है कि इतनी एडवांस नोटिस मुश्किलों से मिलती। टेररिस्ट अटैक इतने नोटिस देने के बाद नहीं आते हैं, तो हम भाग्यशाली थे कि हमारे पास इतना नोटिस था। उसके बावजूद भी अगर ये अंदर घुसाएं, ये तो सही है कि हम अपने आप को थपथपा सकते हैं, अपनी पीठ को, कि हमने उसको एक छोटे से हिस्से में उनको कन्फाइन कर दिया था, तो अच्छी बात है। लेकिन मतलब मेरी फैक्ट कि वो अंदर आ गए, ये जब पता था हमें ये टारगेट कर रहे हैं, देन समथिंग हैज़ नॉट वर्कड। नाउ डिटेल्स तो जैसे रक्षा मंत्री कह रहे हैं, वो तो इंक्वायरी बता पाएगी कि कैसे घुसाए, वो कैसे सड़क पार कर ली। ये चीज़ बताएं, पूरी पंजाब पुलिस को मालूम था, पूरी सेना को मालूम था, तो कहीं ना कहीं हम शायद कामयाब नहीं हुए उस पेरीमीटर को इंश्योर करने में। इतनी क्या डिफ़िकल्टी है? 25 किलोमीटर है, 1-2 इन्फेंट्री बटालियन लगा दीजिए, हो जाएगा। मेरी अपनी राय है कि वो ये जो एक कमी नज़र आ रही है, मतलब देखिए, हर ऑपरेशन परफेक्ट नहीं होता है, हर ऑपरेशन से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये तो बात और है कि हम देखते रहेंगे क्या मिस्टेक्स हुई, क्या लेसन्स हमको सीखने चाहिए, लेकिन जो सामने नज़र आ रही है वो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो यह है कि वो आए कैसे, और दूसरी चीज़ ये है, ये तो मानता हूँ कि 25 किलोमीटर सारा नहीं गार्ड कर सकती, एयरफोर्स तो नहीं कर सकती, एयरफोर्स का काम पूरा 25 किलोमीटर, इतना हमारे पास मैन पावर नहीं होगा। लेकिन इतनी फौज वहाँ पे है, फिर भी हम नहीं कर पाए, इतनी पुलिस वहाँ पे है, फिर भी हम क्या नहीं बातचीत हुई? एक कांग्रेस कह रही है माहौल कहाँ है, सरकार कह रही है माहौल खत्म नहीं करेंगे बातचीत का। सरकार के साथ कांग्रेस खड़ी रहेगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी कहीं ये नहीं कह रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कभी बातचीत होनी ही नहीं चाहिए और भारत और पाकिस्तान के संबंध कभी सुधरने नहीं चाहिए। निश्चित तौर पर वो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसके साथ एक दिन रिश्ता ठीक करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारी शर्तों पे होना चाहिए, एक तरफा नहीं हो सकता। आज सचमुच वातावरण खराब हो गया, और ये आज खराब नहीं हुआ है, पिछले आप 19 महीने में देखें तो लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग चल रही है, वो जो सीज फायर वॉयलेशन हो रहा है, घुसपैठ बहुत तेज़ी से बढ़ी है, आतंकवादी हमले थम गए ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर भी हमारी सरकार की तरफ से कभी उफा में, कभी बैंकॉक में, कभी सुषमा जी जा रही हैं, कभी प्रधानमंत्री स्वयं जा रहे हैं लाहौर। ये सब क्यों हो रहा है? क्या किसी प्रकार का कोई आश्वासन आपके पास है? क्या सरकार ने कोई विश्वास दिलाया है? क्या आर्मी को विश्वास में लिया गया है? क्या ISI, आर्मी, ये तीनों जो प्रमुख स्तंभ हैं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के, ये तीनों एक पेज पे हैं, एक साथ हैं? और जब तक भारत को ये भरोसा न हो तब तक मुझे लगता है कि सिर्फ बातचीत करनी है और इसलिए बातचीत करते रहनी चाहिए, ये गलत होगा। आज हमारा पूरा जवान, जो आर्मी का, जो आर्म फोर्सेस के जो जवान हैं, वो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लिटरली लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं, अनवरत लड़ रहे हैं। वो जो BSF के जवान जो वहाँ पर खड़े हैं, उनकी गलतियाँ हुई हैं, कहीं ना कोई लैप्सेस है, अपने हमारे रक्षा मंत्री सही बोल रहे हैं। ऐसे में जो लोग तैनात हैं वहाँ पे, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ रहा है? जब हमारा प्रधानमंत्री अफगानिस्तान से निकलते हैं और जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए, तोहफा देने के लिए लाहौर उतर जाते हैं, उस जवानों का मनोबल के बारे में देखिए। उसके बाद क्या हो रहा है? पठानकोट हो रहा है। पठानकोट में क्या होता है? आपके पास इंटेलिजेंस का इनपुट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो लोग सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े जो लोग थे, उनको कहीं ना कहीं लगा कि इतना बड़ा हादसा नहीं होगा, क्योंकि बातचीत रो, अभी प्रधानमंत्री तोहफा दे के आए हैं। तो इस तरह से तोहफा की जो कूटनीति है, उससे कहीं ना कहीं जवानों के कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है और पड़ा नहीं है। हमारा मानना है कि अभी बातचीत का निश्चित तौर पर माहौल नहीं होना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, एक सवाल ये, हमला एक जगह हुआ, लेकिन मल्टी टारगेट, मल्टी सिटी
अगर इस तरीके के हमले होंगे, देश तैयार है, सेना तैयार है, गवर्नमेंट का विल तैयार है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए, और जितनी अभी तक बातचीत हुई है इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि हम लोगों की इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि किसका काम क्या है और किसकी सिखलाई क्या है। पहले तो मैं उस बात को क्लियर कर दूँ। रक्षा मंत्री के इंटरव्यू में भी ये बात क्लियर नहीं हुई। जो एयरबेस होती है इस किस्म की, इनको वीएज या वीपी के नाम से कहलाया जाता है, वल्नरेबल एरियाज और वल्नरेबल पॉइंट्स। जो एयरबेसेस होती हैं उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है डीएससी, डिफेंस सर्विस कोर। डिफेंस सर्विस कोर में वो व्यक्ति होते हैं जो आर्मी से रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो 35 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं, 40 साल की उम्र में रिटायर हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस रैंक से वो रिटायर हुए हैं। और उनके पास हथियार क्या होते हैं? उनके पास हथियार होती है 7.62 राइफल या 5.56 अगर बहुत ही अच्छी कोई हुई तो। उसके अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं होता। वो एक किस्म से केवल चौकीदार हैं विद राइफल्स ऑफ 7.62 एंड परहैप्स 5.56। वो कुछ वहाँ प्रोटेक्शन कर। उसके अलावा एयरफोर्स ने अपनी एक फोर्स खड़ी कर रखी है गरुड़, जो उनके और प्रोटेक्शन करती है। वो भी एक तरह से स्लाइटली बेटर इक्विप्ड इफ एट ऑल फ्रॉम द डीएससी। दूसरी बात आती है एनएसजी की। ये एनएसजी का जो मसला है ना, ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बहुत लोगों को शायद इसके बारे में ज्ञान है पर वो बोल नहीं रहे हैं। एनएसजी इज़ एन इंटरवेंशन फोर्स। एनएसजी के पास 2 बटालियन की नफरी है जो कि इंटरवेंशन के काम के लिए तैयारी की जाए, जैसे कि होस्टेज रेस्क्यू। इट्स एन एग्रेसिव, इट्स एन ऑफेंसिव फोर्स। इट्स नॉट अ फोर्स जो कि पेरीमीटर डिफेंस करेगी। उसका काम ये नहीं है कि पेरीमीटर को कब्जा करे। उसका काम है जो टारगेट है, कोई एयरबेस के अंदर की जो बिल्डिंग्स हैं, या कोई थिएटर है, या कोई हवाई जहाज़ है जिसके अंदर टेररिस्ट बैठे हैं, या होटल है जिसमें टेररिस्ट बैठे, उसमें अग्रेसिव इंटरवेंशन करनी उस स्टेज पर जबकि सारा पेरीमीटर डिफेंस लग चुका है। सो इट इज़ नॉट द फर्स्ट फोर्स टू गो देयर। द फर्स्ट फोर्स टू गो देयर टिपिकली शुड बी द लोकल पुलिस। अब वो कितनी नफरी है वो लोकल पुलिस वाले जानते होंगे। बड़ा लंबा चौड़ा पेरीमीटर है, शायद लोकल पुलिस के व्यक्ति नहीं होंगे उसको पूरा। दूसरी बात कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्रडिक्शंस रहे। नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ कि नहीं मैं कंट्रडिक्शन बताऊंगा ना, कंट्रडिक्शन बताऊंगा। कंट्रडिक्शन इसी के, ये कंट्रडिक्शन साथ साथ निकल रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात देखिए कि पेरीमीटर डिफेंस अगर 25, 30, 40 किलोमीटर का करना है तो उसके लिए नंबर्स की ज़रूरत है। हो सकता है लोकल पुलिस के पास वो नंबर्स ना हो, उनकी स्वॉट टीम के पास वो नंबर्स ना हो, लेकिन उनके बिल्कुल मिनटों के दरमियान आर्मी के यूनिट्स हैं, उनको बुला के पेरीमीटर डिफेंस 12 घंटे में तो अवश्य लगाई जा सकती थी। हाँ, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एनएसजी फ्रॉम हियर एक्सपेक्टिंग देम टू डू अ पेरीमीटर डिफेंस, बेहतर ये होता कि पुलिस, स्वॉट टीम्स और अगर आदमी कम थे तो आर्मी को लगा के पहले तो पेरीमीटर। सर, इन सारे पॉइंट्स पे आते हैं क्योंकि ये जो सारी आपने एक स्थिति बताई, ये लग ऐसा रहा है कि जो ऑपरेशन किया गया जी, वो ऑपरेशन सक्सेसफुली निकल कर आ गया, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन के तरीके सही नहीं थे। हमें ऐसा है कि एक तो टैक्टिकल बैटल, एक जरा से बता दूंगा, ये बात पूरी कंप्लीट। एक होती है टैक्टिकल बैटल, एक होती है स्ट्रेटेजिक बैटल। स्ट्रेटेजिक बैटल अलग से डिस्कस कर लेते हैं। टैक्टिकल बैटल के ऊपर जो इंटरवेंशन फोर्स होगी वो एनएसजी बिल्कुल सही है, उसके बाद इक्विपमेंट है, ट्रेनिंग है, थर्मल नाइट विंग वगैरह वगैरह है। लेकिन जो पेरीमीटर डिफेंसेस हैं उसके लिए कुछ और फोर्सेस चाहिए थे। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद, चूंकि हमारे साथ कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और एक सवाल यह भी था कि आईबी ने जब इनपुट दिया तो आईबी के अलर्ट करने के बाद काम उसका खत्म हो जाता है, ये भी एक सवाल उठाता है। और स्टेट की भूमिका क्या होगी, खासतौर से सिविलियन। ऑपरेशन पठानकोट के सवाल सिर्फ देश के सुरक्षा या राजनीतिक तौर पर है। सुधांशु त्रिवेदी जी, चूंकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है, चूंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, कटघरे में तो पार्टी खड़े किए जाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन को लेकर अगर विशेषज्ञों की राय है, दूसरी स्थिति बन रही है कि कुछ लैप्सेस थे, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने भी किया है। देखिए, ऑपरेशन को लेकर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर यहाँ पर रक्षा, एक और जानकारी दे दें, इन सब के बीच जानकारी आ रही है कि भारत के साथ जांच में सहयोग दे नवाज शरीफ ने जांजुआ और अजीत डोभाल को निर्देश दिया गया है। सरताज अजीज को निर्देश दिया गया है। इस संकेत बहुत साफ हैं कि नवाज शरीफ श्रीलंका में जरूर हैं, लेकिन वो समझ रहे हैं कि पठानकोट हमले का क्या असर है, और आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो बन रहे हैं वो पटरी से ना उतरें। इसीलिए बाकायदा बातचीत के बाद, प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के बाद, और ये भी बता दें कि नवाज शरीफ के तरफ से ये टेलीफोन किया गया था जो प्रधानमंत्री मोदी से जो बातचीत हुई है, और उसके बाद उन्होंने निर्देश जारी किया है कि आप इस पूरे मामले को देखें जो भी है। और उन्होंने चूंकि एक तरह से भरोसा दिलाया है कि हम
किसी भी हालत में जो दोषी है कार्रवाई करेंगे। जी सुधांशु त्रिवेदी जी, ये देखिए- सारी स्थिति अच्छी भी है। देखिए, इस विषय की जो टेक्निकल इंटीग्रिटीज है उस पर आपके रक्षा क्षेत्र के इंटेलिजेंस और पुलिस के तमाम विशेषज्ञ यहाँ मौजूद हैं, तो मैं उस विषय पर बहुत बोलने का अधिकार नहीं रखता हूँ। थोड़ा सा जो हमें अपनी समझ में आता है कि जो इंटेलिजेंस की इन्फॉर्मेशन होती है अक्सर वो बहुत पॉइंट स्पेसिफिक नहीं होती है। ये स्पेसिफिक जानकारी मिल गई कि आतंकवादी आ गए हैं, कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं, वो एयरबेस पर भी कर सकते थे, वो आर्मी के क्षेत्र में भी जा सकते थे, वो सिविलियन टारगेट्स पर भी जा सकते थे। तो हो सकता है उस समय निर्णय लेने की प्रक्रिया में जो भी लोग, सुधांशु जी, इस देश में फेस पॉलिटिकल ही होता है, सेना का कोई चेहरा नहीं होता है। हम उसी पॉइंट जवाब सरकार को ही देना होगा। तो उस विषय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में जिन जिन लोगों ने जिन जिन संभावनाओं को ध्यान में रख के निर्णय लिया, जैसा रक्षा मंत्री ने कहा है, अभी इस विषय की पूरी जांच होगी, एनआईए के द्वारा जांच आएगी, तब उसके बाद हम अंतिम निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। रही बात इसका जो एक राजनीतिक और डिप्लोमेटिक पक्ष है, जिसकी तरफ संजय जी ये कह रहे थे, अभी अभी जैसे आपने भी ये न्यूज़ दिखाई, याद करिए जैसे इससे पहले भारत के ऊपर कभी हमला हुआ, 26/11 का हमला हुआ था, 4 दिन बाद पाकिस्तान का रिस्पांस आया था, वो भी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जिसमें उन्होंने कॉज ऑफ टेररिज्म जैसे वर्ड भी यूज किए थे। यहां पर अभी उनका रिस्पांस आया, इसके बावजूद हमारा यह कहना है कि इस ऑपरेशन की जांच के सारे निष्कर्ष आने के बाद और सभी संभावित प्रतिक्रियाओं को देखने के बाद हम अपना अगला कदम तय करेंगे। अब रही बात इसकी कि अभी तक हमने प्राप्त क्या किया था, तो हमारा मत एकदम स्पष्ट है कि हम पाकिस्तान के साथ वार्ता चाहते हैं, परंतु भारत के हित और स्वाभिमान पर किसी प्रकार का समझौता किए बगैर। जैसे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ग्रहण में बुलाया, उसके बाद जब सीमा पर फायरिंग हुई तो याद करिए जिस ढंग का पाकिस्तानी मीडिया का रिपोर्ट है और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मामला यूनाइटेड नेशंस तक उठाया कि साहब भारत बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कर रहा है। उसके बाद उफा में हुआ, पहली बार भारत और पाकिस्तान ने टेरर स्पेसिफिक बातचीत के लिए हामी भरी प्रधानमंत्री के स्तर तक। यद्यपि वह सफल नहीं हो पाया, दिल्ली का अगला चरण नहीं हो पाया, पर यह अपने आप में एक उपलब्धि थी। फिर बाद में बैंकॉक और फिर पेरिस और उसके माध्यम से बात हुई। तो हमारा यह बिल्कुल स्पष्ट मत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं एक परिपक्व और मैच्योर नेशन की तरह। पाकिस्तान किस ढंग से रिस्पॉन्ड करता है इस पर आगे का कदम निर्भर करेगा। हाँ, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, ये मज़ार शरीफ और पठानकोट को कनेक्ट करके देखिए। एक और अंतर आया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के पक्ष में। नाटो फोर्सेस का जो विड्रॉल हो गया है अफगानिस्तान से, उसके बाद वो तमाम शक्तियां जो पिछले 10 सालों से कंटेन्ड थी अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वो फिर सर उठाने लगी हैं। तो इस कारण से यह सुरक्षा का दृष्टिकोण और यह सुरक्षा का विषय केवल एक घटना स्पेसिफिक ना होकर इसके व्यापक राजनीतिक, रणनीतिक और कूटनीतिक परिप्रेक्ष्य है। ये आप कह रहे हैं इस पे जी, बोल दीजिए। हम आप नहीं, सुधांशु जी आप कह रहे हैं, बहुत गर्व से कह रहे हैं कि अलग अलग मुकाम पे बातचीत का दौर आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत को किसी भी प्रकार की बातचीत करनी है तो मुख्य मुद्दा टेररिज्म है, आतंकवाद है। और आपकी पार्टी कहती रही है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते। मतलब अगर पहले हल करना है तो टेरर के मुद्दे को हल करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पिछले 19 महीने में जो भी चर्चा हुई, जो भी बातचीत हुई, उसमें आतंकवाद को खत्म करने, कंटेन करने या उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस बारे में कोई ठोस निकल के नहीं आया। अगर ठोस निकल के आता तो पठानकोट नहीं होता, गुरदासपुर नहीं होता, उधमपुर नहीं होता। ये घटनाएं लगातार घटती जा रही है, इसके बावजूद हम बातचीत करते जा रहे हैं। जब 26/11 हुआ था तो उसके बाद भारत सरकार ने एक भूमिका ली थी कि हम पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आइसोलेट करेंगे, पाकिस्तान से किसी प्रकार की फिलहाल बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान का जो इन्वॉल्वमेंट था, भले ही स्टेट एक्टर हो, नॉन स्टेट एक्टर हो, उसमें मुझे नहीं पढ़ना, लेकिन पाकिस्तान की सरजमी से जो आतंकवाद हमारे देश में आया और आ रहा था, उसके खिलाफ तमाम सबूत इकट्ठा करके डॉक्यूमेंट बना के हम भेजते रहे। मुझे लगता है फॉरवर्ड में देखिए देश के भीतर मैसेज क्या है। 19 महीने में 5 मुलाकात दोनों देशों के प्राइम मिनिस्टर्स की, हर मुलाकात चौंकाने वाली, चाहे शपथ ग्रहण हो, चाहे लाहौर उड़ के जाना हो, चाहे नेपाल में हाथ मिलाना हो, चाहे पेरिस में गुफ्तगू करनी हो, हर चीज चौंकाने वाली। मैसेज ये हो रहा है और इसी बीच में सबसे ज्यादा सीज फायर उल्लंघन हो रहा है, अटैक्स शुरू हो रहे हैं। ये सारी चीजें मैसेज निकल कर नहीं आ रही कि करना क्या चाह रहे हैं, प्लान है क्या, दिशा है क्या। जो आपने पूछा और जो संजय जी ने उठाया, इसमें एक तथ्य की हम अनदेखी करे जा रहे हैं। अभी तक इस 19 महीने में औपचारिक वार्ता पाकिस्तान से एक ही हुई है, जो बैंकॉक में NSA लेवल टॉक थी, और वो टेरर स्पेसिफिक हुई है।
यानी हमने टॉक विद टेरर नहीं चले, हम जरा इसके दूसरे टेरर ही हुई। ओके, हम समझ ये मामला और इसमें जरा उलझेगा। जरा सा एक मिनट हम चूंकि इसको व्यापक दूसरे कैनवास में भी ले जाना चाह रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक मिनट विक्रम सिंह जी, एक दूसरा सवाल, चूंकि पंजाब और यूपी के भी हमारे जहन में सवाल है, कि लोगों के जहन में भी सवाल है, क्या इस तरीके के अटैक्स को लेकर स्टेट और सेंटर के बीच तालमेल अटैक के वक्त हो पाता है, या जो जिसका जिक्र रक्षा मंत्री कर गए कुछ गैप्स वो देख रहे हैं? पुण्य प्रसून जी, युद्ध का एक ही धर्म है, विजय, और अगर आप विजय प्राप्त नहीं करते हैं तो आप असफल हैं। दूसरी चीज, सुरक्षा के परिदृश्य में 99.9% फेल है, केवल 100% पास के अंक होते हैं। आप कोई भी तालमेल की बात करें, आईबी का ऐसा अलर्ट का आना, उस पर फॉलो अप का होना और इस प्रकार की चूक का होना, ये अक्षम्य कहा जाएगा। कोई दोषारोपण नहीं है, लेकिन आत्ममंथन हम सबका अधिकार है और कर्तव्य भी है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए गुरदासपुर होने के बाद हमने क्या नसीहतें ली, 26/11 के बाद हमने क्या नसीहतें ली, और इस आईबी की ऐसी सटीक और एडवांस सूचना के उपरांत हमने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की, इसके बारे में इसका उत्तर कौन देगा? हम देखिए कुछ भी कह दें, हम आत्ममंथन भी कर लें, कह दें हमने बहुत अच्छा किया है निसंदेह, लेकिन बड़ी भारी कीमत देने के बाद अच्छा किया है। पंजाब पर हम आ रहे हैं, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ये बताते हुए लौट रहे हैं कि इन सब के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जो बातचीत हुई है, उसके तुरंत बाद बाकायदा निर्देश दिया गया है पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सरताज साहब को भी, कि इस पूरे मसले को वो देखे, और भरोसा दिलाया गया है कि जो दोषी हैं कार्रवाई की जाएगी। मैसेज बड़े हैं, लेकिन जमीन पर मौजूदा वक्त में अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन पठानकोट में चल रहा है। उसकी जटिलता और उसके भीतर के जो सेंध लगी है सुरक्षा के मद्देनजर, उसको रक्षा मंत्री ने माना। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बस्सी ने एक बड़ा बयान दिया है। अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस्सी ने कहा है कि अब से कुछ देर पहले अगर कानून में बलात्कार